पालिका सेवा संवर्ग में हाँ बोलिए। मेरा चयन नगर पालिका सेवा संवर्ग में हुआ है और अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। आप लोगों से बात करने का मौका मिला, अच्छा लगा। आप लोग क्या पूछना चाहते हैं वो मैं बताऊंगी। कुछ चीजें पहले से ही बता देती हूँ जो मैम ने बोला मुझे। जैसे मैम ने बोला कि खोरठा लैंग्वेज पेपर जो हमारा है, कुछ लोगों का खोरठा होगा, कुछ लोगों का खोरठा नहीं होगा, तो डोंट वरी, और पेपर भी अच्छे हैं, बट खोरठा थोड़ा स्कोरिंग तो होता है, नो डाउट। और इसमें क्या है कि चीजों को बस लिख देना होता है, मार्क्स ऑब्टेन हो जाता है, लंबा आंसर नहीं करना होता है, तो हम लोग के लिए अच्छा होता है। 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो 150 वर्ड्स में बहुत होता है और उतने वर्ड्स में लिखा जा सकता है। जो क्वेश्चन पूछता है टू द पॉइंट लिख के आंसर किया जा सकता है, जरूरत नहीं है उसे बहुत लंबा चौड़ा खींचने का। Deployment refreshment activities, who is doing for which boxes, the object to which box you are doing. Staging. I can't hear your sound, please. Everything is done. I think I have completed this. Ma'am, Ma'am, उसका आवाज नहीं आ रहा। someone's microphone is on, ma'am. अच्छा, जिनका माइक्रोफोन ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए, और जिनको जिनको क्वेश्चन पूछना है मैडम से वो लोग थोड़ा पूछिए। Yeah, let's start with question only. We will solve this. जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के साथ ही डील करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, तो जिनको जिनको जो पूछना, चलिए फटाफट पूछिए, किनको पहले पूछना है। Shall I go, चंदन ma'am, जी। first? जी। हाँ, कौन? बोलिए। चंदन हाँ बोल रहा हूँ मैं। जी, बोलिए। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्ते प्रियंका मैम। नमस्ते। जी मैम, मैं बहुत सवाल तो बहुत ज़्यादा है, but first I would like to know that we know that if the question is asked to means answer in 700 words or as per the pattern. So did you answer the all questions in exact same format? Like if it has been asked to answer in 700 words, then you answered it in 700 words, or did you missed means less than the asked words in the main examination? Anything like that, and you got the perfect score marks for in any such kind of situations? देखिए, ऐसा लिमिटेशन तो नहीं है कि 700 वर्ड्स में आंसर करना है। साइंस एंड टेक में 500 वर्ड्स का लिमिटेशन है। बाकी सब्जेक्ट्स में तो मुझे जहां तक याद है लिमिटेशन नहीं है। तो आप थोड़ा तो क्रॉस कर सकते हो, थोड़ा लिमिटेशन को आप आगे पीछे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने खुद 800 वर्ड्स में क्वेश्चन को लिखा है, किसी में 600 वर्ड्स में लिखा है, तो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो मैम, परफेक्ट आपका मतलब क्या स्ट्रेटजी था इसमें? मतलब जो भी 20 मार्क्स के लिए। हाँ, एटलीस्ट अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चंस है तो आपको कितना जाना चाहिए पेजेस, वो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर कितने वर्ड्स होने चाहिए? वर्ड्स वही क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वैसे 40 मार्क्स में आते हैं। हम लोग 700, 650, ये एक क्या बोले, एवरेज है। इसको आप आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने कितना टाइम लिया था मतलब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए? एक मतलब एवरेज लगता है कि जेपीएससी में टाइम का इशू नहीं होता है, क्योंकि अबव टाइम मिलते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए। 4 क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव, राइट? तो 4 क्वेश्चन को अगर डील करना है 2 आवर्स में, तो आधे आधे घंटे का तो फुल टाइम मिला है हमें। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटे, तो ऑब्जेक्टिव 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता है, तो बाकी के टाइम को भी हम लोग इसी क्वेश्चंस में देते हैं, 4 क्वेश्चंस में। तो 35 मिनट्स और प्लस कुछ टाइम सोचने का हम लोग के पास आराम से मिलता है, तो टाइम का इशू नहीं होगा। 35 मिनट्स में आप 700 वर्ड्स लिख सकते हैं आराम से। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना तो प्रैक्टिस कर लेना।
मैम मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। लास्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम हाँ ऑफिसर्स के पास गाड़ी होता है, पावर होता है, ये सब चीज़ अलग है, लेकिन मेन मोटिवेशन जो मतलब विच हिट्स इन टू द कोर आपके मतलब अचीवमेंट के लिए, वो क्या होना चाहिए या आपका क्या था, मतलब जो आपको हमेशा बहुत बूस्ट किया, बहुत मोटिवेट करता है, मतलब अंदर से। बाहर में तो जो भी हम लोग देखते हैं वो अलग है, लेकिन अंदर से मतलब क्या होता है वो समझना चाहते हैं। देखिए, एक विलनेस पावर होती है। विलनेस पावर को रेज करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ये तो सब में कुछ ना कुछ रीजन होता है कि हम क्यों बनना चाहते हैं। अगर आप क्यों बनना चाहते हैं इसका आंसर जानना चाहते हैं तो ये सबों की अलग अलग होती है। हमारी भी अलग थी, आपकी भी अलग होगी। तो आप खुद डिसाइड करो कि आप क्यों बनना चाहते हैं। और मेरा जो क्यों वाला रीजन था वो मुझे हमेशा पुश करता था। तो मेरा एक दो रीजन था, मैं बताती हूँ। मेरे फादर थे, एक बहुत बड़े रीजन थे कि उनकी ये इच्छा थी कि मैं करूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो था वो वैसा था कि मुझे एक स्टैंड लेना पड़ा कि नहीं, मुझे करना है। प्लस मैं एक लड़की थी तो मुझे ऐसा था बचपन से ही कि नहीं, मैं जॉब करूंगी। जॉब में भी क्या, तो डिसाइड कर लिया था कि सिविल सर्विस ही करूंगी। और उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मे बी मैं जॉब, फिर सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलता। तो ये दो दो चीजें थी जो मुझे हमेशा पुश करती थी कि नहीं, करना ही है। करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ये नहीं था। ऑप्शन ही नहीं छोड़ी थी मैं। अगर आप ऑप्शन छोड़ेंगे तो शायद पीछे मुड़कर देख सकते हैं। ऑप्शन ही मत छोड़िए कि नहीं, करना है तो करना है। कोई अदर ऑप्शन अभी तो कम से कम नहीं लेके चलना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट इंद्रजीत जी क्वेश्चन पूछिए। इंद्रजीत जी। इंद्रजीत जी क्वेश्चन जल्दी कीजिए। अच्छा, जब तक पूछते हैं इनका साउंड, प्लीज अपना साउंड जरा चेक कीजिए। हाँ ठीक है। अच्छा प्रियंका जी, जब तक क्वेश्चन पूछते हैं ये बताइए कि राइटिंग स्किल्स के लिए क्या स्पेशली कुछ करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो अच्छा राइटिंग कर पाए। यस मैम, प्रैक्टिस मेन यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक चीज है। जितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हमारे आंसर राइटिंग में वो फेयरनेस आता है। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि एक होता है कि सोचना और एक होता है लिखना। तो सोचते हुए लिखना और सोचकर डायग्राम बना लेना अपना दिमाग में और उसके बाद लिखना, ये प्रैक्टिस करना चाहिए। आंसर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप याद करें, क्वेश्चंस को लिखें, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अभिजीत जी क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना है अभिजीत कुमार। हेलो मैम, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, पूछिए। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था लाइक मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है बट फिर भी मैं आंसर रेगुलर लिखता हूँ। क्या है कि वो स्पीड इंक्रीज नहीं हो पा रहा है मेरा, जब हमेशा 40 मिनट से ऊपर चला जा रहा है। तो मुझे पूछना था कि ये मैम से, क्या आपने सारे आंसर्स को कैसे मैनेज करते थे? एक तो एग्जाम हॉल में और एक आप जब प्रैक्टिस करते थे। और 40 दूसरा, मिनट 40 मिनट में आप कितने वर्ड्स लिखते हैं? अराउंड 700, आज आई है पोस्ट। 40 to 45 ऐसा के बीच में एवरेज रहता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चंस के वर्ड्स को, लिमिट को आप कम कर दीजिए। 650 में ले आइए और पूरे आंसर्स को आप उतने वर्ड्स में ही लिखिए। आप ये कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम में क्या मम्मी पढ़ाई कर रही है इसका। मैम कंटेंट, मैम किसी का आवाज आ रहा वो आप देखिए प्लीज सब पार्टिसिपेंट ध्यान दीजिए कि आवाज देखिए होता है तो सुनने में परेशानी होती है, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है प्रियंका जी कंटिन्यू कीजिए।
देखिए मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट। कंटेंट हम जो डाल रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपको अगर 700 में प्रॉब्लम हो रही है, आप वर्ड लिमिट को कम कर दीजिए, कंटेंट को मत कम करिएगा। आप वो ट्राई करिए कि कैसे हम उसको संक्षिप्त रूप में लिखने का कोशिश करिए। थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो शायद आपका टाइम का इशू कम हो जाए। और रेगुलर प्रैक्टिस करिए, टाइम वो स्पीड आपका बढ़ जाएगा। स्पीड तो थोड़ा सा रहना चाहिए। स्पीड अगर नहीं है तो बस 2-3 मिनट का फर्क है, 35 मिनट में आपको वो लिखना है। तो जैसे ज्यादा स्पीड ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो क्या हैंडराइटिंग पर अफेक्ट होता है? तो वो हैंड बचाने के लिए हैंड राइटिंग बहुत बड़ी इशू नहीं है आपका, बस वो पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप रेनेशा आईएएस से जुड़े हैं और सर हम्म, आपकी राइटिंग को पढ़ पा रहे हैं, देन नो हाँ इशू, देन देयर विल बी नो इशू, कोई इशू नहीं होने वाला है। सो राइटिंग को लेकर राइटिंग हाँ बहुत सुंदर जरूरी नहीं है, कंटेंट जरूरी है। जो और जब आपका बहुत ज्यादा मतलब लिख नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आप प्रेजेंटेशन पे भी फोकस कीजिए और प्रेजेंटेशन को ज्यादा अच्छा प्रभावी बनाइए, जिससे आपका वर्ड थोड़ा कम हो जाएगा, लिखना कम हो जाएगा। और जी जैसे साइन डायग्राम, मैप्स, फ्लो चार्ट, ये सब यूज कीजिएगा तो आपका थोड़ा सा कम वर्ड में भी ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जी, अगर ये इशू है तो वही किया जा सकता है कि कम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देना है हमारी चीजों। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन किन्हीं का? नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्रजीत जी पूछना है, आप पूछिए। प्रफुल्ल ये पूछना है। अच्छा, आप बताइए प्रियंका जी, आप ही बताइए कि जी मैम। साइंस और इकोनॉमिक्स का जो पेपर अटेंड किया जाना चाहिए उसमें डाटा वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में स्टूडेंट को कैसे उसको यूज करना चाहिए, करेंट डाटा, और फिर साइंस वगैरह में डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो चूंकि वर्ड भी कम होता है लिखना, उसके लिए कुछ खास तैयारी का टिप्स बताइए। मैम इकोनॉमिक्स के बारे में कहना चाहूंगी कि इकोनॉमिक्स एक डायनामिक पेपर है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट। इसमें हम लोग चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है और समझकर लिखे तो ज्यादा बेहतर है। और कम रटे, समझे ज्यादा। इकोनॉमिक्स ऐसा पेपर है। दूसरी चीज इसमें डाटा, तो डेटा हम लोग कहाँ से लेते हैं, वही इकोनॉमिक का जो बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, और जो बजट है वो झारखंड का प्लस इंडिया का। ये 4 चीजें बहुत अच्छे से हम लोग को कर लेना है। जैसे अगर आता है महिलाओं का लेबर फोर्समेंट का, महिला का जो मजदूरी है, कितना लोग जुड़े हुए हैं काम करने से, तो ये सारी चीजें का अगर हम लोग डेटा हम लोग बजट से देते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का देते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज है कि 3-4 संस्था है, उनका रिपोर्ट आता है, अगर वो सारा हम लोग नोट डाउन करते जाए तो ज्यादा चीजें नहीं है, बस कुछ कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ वर्ल्ड लेवल पर जो संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट्स, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में तो फिक्स है कि थ्योरेटिकल है और उसे याद करना है, समझना है, बिना समझे तो याद भी नहीं होता है वो चीज, और याद करके लिखना है। साइंस एंड टेक ऐसा चीज भी है कि उसमें बहुत ज्यादा करंट अफेयर हम लोग को डालना नहीं है। एक पेपर है साइंस एंड टेक का, उसमें डाला जा सकता है। बाकी चीजों को तो बस स्टैटिक है, याद करना है और लिखना है। तो इसमें मार्क्स को गेन किया जा सकता है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया जा सकता है इसको। अच्छा, प्रियंका जी ये बताइए कि जो एग्जाम होता है मेंस का, उसमें रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर पेपर में रहता है, तो उसकी जी तैयारी स्पेशली स्टूडेंट कहाँ से करें या कैसे करें? आप कहाँ से की और कैसे की, ये स्टूडेंट को बताइए। मैम, इसके लिए सबसे अच्छी बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस रहते हैं। और लूसेंट की भी बुक है ऑब्जेक्टिव की, वो भी अच्छी है।
तो और रेनेशा आईएएस का जो अपना सर बना कर देते हैं वो हिट कर जाता है, क्योंकि वो मेंस के टॉपिक से ही होती है। हाँ तो मेंस के टॉपिक्स को जब हम पढ़ते हैं तभी वो चीज क्लियर हो जाता है। तो मेंस के टॉपिक्स जो है उसी को जहां से हम लोग मेंस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक सा होता चला जाता है। हाँ, तो सर उसके भी लिए प्रैक्टिस कराते हैं। अलग अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा साथ में। हाँ नहीं, हाँ, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, लास्ट में कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे कि आप एग्जाम एग्जाम के बारे में जैसे अभी जान रही हैं कि खबर आ रहा है कि जनवरी फरवरी में फॉर्म आने वाला है, तो उस दौरान स्टूडेंट को क्या चाहिए कि मेंस की तैयारी पहले कर लें, और जब फॉर्म भर देते हैं उसके बाद उनको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, पीटी पर या मेंस में भी टाइम देना चाहिए? आप अपना विचार रखिए इस मुद्दे पर। मैम, पीटी और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करनी चाहिए, पर जब फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम ज्यादा नजदीक है, 2 मंथ बचा है, 1 मंथ बचा है, देन कंप्लीट फोकस पीटी पर होना चाहिए, क्योंकि पीटी क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाई नहीं करने पर कोई फायदा नहीं है। तो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पीटी पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले क्या मतलब 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, और उसके बाद मेंस में लग जाना चाहिए, रिजल्ट का वेट किए बिना। नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है? आशीष जी, आपको पूछना है? आशीष जी? मैम थोड़ा सा रूटीन के बारे में जान। पूछिए, क्या पूछना है? जय जय आशीष जी, पूछिए। हाँ, नमस्ते मैम। हाँ। नमस्ते प्रियंका मैम। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि तैयारी के दौरान कभी कभी चूंकि लॉन्ग प्रोसेस है, तो कभी कभी मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है कि कब नोटिफिकेशन आ गया। जैसे अभी जो चल रहा है, चूंकि ये 1 ईयर ऑलमोस्ट होने को है, तो इस दौरान जो मोटिवेशन डाउन होता है, इसको कैसे आप मेंटेन किए? चूंकि लास्ट में आप पहले से तैयारी कर रही होंगी, तो उस दौरान भी तो नोटिफिकेशन आया, फिर रिजल्ट आया, फिर कैंसिल, इस तरह करके जो भी रहा, तो वो सिचुएशन को आप अगर बता पाए तो। देखिए, किसी एक एग्जाम पर जब हम लोग फोकस्ड होते हैं ना, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो ही जाते हैं। जब झारखंड जैसे एग्जाम, कोई नहीं, सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में क्या होता है। एग्जाम होते हैं, फिर नहीं होते हैं, फिर रद्द हो जाते हैं, या तो एग्जाम का फॉर्म भरा गया तो 5-5 साल तक चला जाता है। ये तो लकीली हम लोग निकले थे इस बार। तो इस बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी कि मैं भी डिमोटिवेट होती थी, और नहीं होने का रीजन क्या था। तो मुझे पता था कि एक ना एक दिन एग्जाम होगा, और एग्जाम होगा तो मैं दे लूंगी और कर लूंगी। तो कॉन्फिडेंस था। और एक और चीज है, रेगुलर रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। मैंने एक दिन भी पढ़ाई ये कह के नहीं छोड़ा कि अब मुझे नहीं पढ़ना है। मे भी मैंने एक दिन नहीं पढ़ा हो, 2 दिन नहीं पढ़ा हो, बट ये दिमाग में कभी नहीं चला कि नहीं पढ़ना है या फिर कम पढ़ना है। तैयारी मैंने रेगुलर रखा था। और इसके साथ साथ कोई और भी एग्जाम अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, तो कुछ चीजें पैरेलल में मिल जाती है। तो अगर आपको डीमोटिवेट ज्यादा नहीं होना है तो आप ऑप्शंस थोड़े बढ़ा दीजिए एग्जाम्स में। जैसे बीपीएससी भी दिया करिए अगर आपका तैयारी है तो, और मन है तो। और जेपीएससी मुख्य फोकस होना है, तो थोड़ा सा तो डर रहता है बच्चों को, क्योंकि झारखंड एग्जाम नहीं लेता है तो डर तो रहता है। फिर भी ये चीज सोच कर पढ़ाई करना कि नहीं होगा तो हम लोग नहीं पढ़ सकेंगे। एज अ स्टूडेंट यही मान के चलिए कि होगा एग्जाम, और मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवनेस बहुत जरूरी है लाइफ में। पॉजिटिवनेस नहीं रखिएगा तो नहीं सकेगा। इसलिए पॉजिटिवनेस को अपने लाइफ से मत जाने दीजिए। और सेल्फ मोटिवेट रहिए, वो यूट्यूब पर फोकस मत रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। सेल्फ मोटिवेशन के आपको क्यों करना है, ये चीज को दिमाग में रखना है हमेशा। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट थैंक यू। किनका क्वेश्चन है? नेक्स्ट किनका क्वेश्चन है? फटाफट कीजिए। रूटीन के बारे में जानना चाहिए। हाँ, पूछिए, आवाज बहुत स्लो आ रहा है, किनका है?
चंदन बोल रहा हूँ मैम। हाँ बोलिए। थोड़ा सा रूटीन के बारे में जानना चाह रहा हूँ मैम कि प्रियंका मैम ने मतलब ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन उन्होंने सब्जेक्ट को कैसे बांटा था पूरे दिन में कि अभी इस टाइम पढ़ना है, जिसके बाद में देखिए, किस तरह से बांटा था? हाँ ठीक है, रूटीन बहुत जरूरी चीज है। अगर कोई बिना रूटीन के पढ़ पाते हैं देन इट्स वेरी गुड, बट मैं भी बिना रूटीन के नहीं पढ़ती थी, क्योंकि रूटीन एक आपको पुश करता है कि आपने क्या आज छोड़ा है, क्या छूट गया, तो वो नेक्स्ट डे आपके लिए एक क्या बोले, कैटलिस्ट का काम करता है, एंजाइम के जैसा काम करता है, वो काम करता है कि आप आगे और करो। इसलिए रूटीन जरूर रखिएगा। हाँ, एक और चीज है, लगेगा कि मेरा रूटीन पूरा नहीं हो रहा है, आज भी पूरा नहीं हुआ, कल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप जो रूटीन बना के पढ़ेंगे ना, और जो विदाउट रूटीन पढ़ेंगे, उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा, तो विदाउट रूटीन कम पढ़ाई होती है और रूटीन के साथ पढ़ाई ज्यादा होती है। अब आई बात सब्जेक्ट्स की, तो आधे आधे घंटे की सब्जेक्ट्स मत बांटिएगा, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कम से कम रखिए एक सब्जेक्ट को, ताकि अच्छे से टाइम दे पाए। और एक दिन में 2 सब्जेक्ट रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें हम लोग टाइम दे पाएंगे। और जब 2 सब्जेक्ट के बीच में जैसे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो फिर बीच में थोड़ा छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट हाँ, नोट तरह का भी पढ़ें, वो भी अच्छा रहेगा। खासतौर पे करंट वगैरह आप डाल सकते हैं। जब भी आंसर राइटिंग करें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिए है और याद कर लिए और 4 बार 2 बार लिख लिए, तो उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाइएगा। ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। शॉर्ट नोट्स अगर जो बना रहे हैं तो बहुत हेल्प हो जाएगा एग्जाम में। लास्ट में रिवीजन करने में मदद मिलता है शॉर्ट नोट्स। रिवीजन तो आप ये मत सोचिएगा कि वीकेंड में करना है, कभी भी ये गलती मत करिएगा। ये गलती मैंने भी की थी, वीकेंड में करूंगी रिवीजन, तो कभी रिवीजन छूट जाता था। हाँ, छूट जाता था रिवीजन, और रिवीजन कभी छूटना नहीं चाहिए। रिवीजन का आप अपने रूटीन में रोज दिन एक सरसरी निगाह से देखने का बना लीजिए कि रोज दिन इतने टाइम तक देखूंगी। हाँ, जो सब्जेक्ट अभी कर रहे होते हैं और जैसे पहले को कर लिए हैं, मान ली 1 महीना पहले कोई पेपर आप फिनिश कर चुके हैं, तो वैसे पेपर को 1 घंटा पर डे अगर क्वेश्चन सरसरी निगाह से एक एक क्वेश्चन में देखेंगे तो 30 दिन में लगभग 30 क्वेश्चन तो पक्का देख लेंगे। तो ये सब चीज होते रहना चाहिए। हाँ, रिवीजन और रूटीन, क्वेश्चन बैंक, ये सब ऐसा चीज है जिसको अगर आप डेली देखते हैं ना, तो आपका तैयारी अपने आप बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट। जैसे हाँ बोलिए। तो मैम जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैम का स्ट्रेटेजी मतलब क्या था? हर दिन हर सब्जेक्ट से 1 टॉपिक या 2 टॉपिक कंप्लीट करना टारगेट ठीक है, या फिर पीटी के पहले 2 सब्जेक्ट्स को खत्म कर लेना, ये इस तरह का स्ट्रेटेजी ठीक है? सिर्फ एक सब्जेक्ट को हर दिन नहीं पढ़ना है। जैसे 2 सब्जेक्ट हम एक दिन में रखे हैं, तो दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट दूसरे वाले सब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी आज हम पढ़ रहे हैं, और अगर रेनेसा में आप लगातार सर हिस्ट्री करवा रहे हैं, तो एक हिस्ट्री करवाएंगे, तो हिस्ट्री आप करते रहिए। साइड से आप अपना एक सब्जेक्ट रख लीजिए जिसको आप खुद से पढ़ें। तो पीटी का मतलब फिर हाँ, रेनेशा में अगर दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है तो आप तीसरा सब्जेक्ट पकड़ के रखिए। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट पैरेलल में चलाएंगे तो शायद तैयारी अच्छा हो जाएगा। मेरा यही स्ट्रेटेजी रहता है। तो मतलब आपके हिसाब से मैम पीटी से पहले एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आपको मेंस के टाइम जो है सो बाकी जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसके लिए टाइम मिल सके, बशर्ते इसके कि हर दिन एक एक टॉपिक हर सब्जेक्ट से कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, सर जो करा रहे हैं वो तो आप करके रखेंगे। 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जो भी हो जाए पीटी से पहले हो जाएगा। पर मेरा कहना है कि और भी सब्जेक्ट्स जो छूटे हुए हैं उनको भी कभी कभी पलट कर देखिए, और रेगुलर बस देखते रहिए, मत याद करिए, लेकिन क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, ताकि आपका दिमाग तैयार हो कि ये सब भी पढ़ना है। हाँ, और जैसे जीएस का रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो अपना लैंग्वेज पेपर को भी मत भूलिए, क्योंकि जितना है 150 मार्क्स का है, अगर रीजनल पेपर है तो उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स आता है, तो वो काफी अच्छा होता है कि अगर उस पर भी आप फोकस करें।
और रेगुलर करें। ये नहीं कि उसको याद हो गया या आप समझ गए हैं तो उसको साइड मत कीजिए, बीच बीच में उसको भी रिविजन करना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज पेपर को ऑल्टरनेट डे रख दीजिए या डेली ही रखिए, जब तक एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए। हाँ, थैंक यू। और नेक्स्ट किन्हीं का क्वेश्चन? हाँ, किनको? प्रफुल्ल जी आपको पूछना है, पूछिए। पूछिए। अच्छा, आप ये बताइए प्रियंका कि जी मैम। अभी तो आप ट्रेनिंग कर रही हैं, अपना ट्रेनिंग के बारे में कुछ स्टूडेंट को बताइए ताकि उन्हें लगे कि म्युनिसिपल में किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है और उसके लिए लोग जी इंस्पायर हों। देखिए मैम, म्यूनिसिपल में हम लोग का जो चयन हुआ है वो नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत, ये 3 यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज जो है स्वायत्त संस्थान, इनके लिए हम लोगों का चयन हुआ है। इसमें 3 पोस्ट है। एक है असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, एक होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक है स्पेशल ऑफिसर। तो हाँ। स्पेशल ऑफिसर सिर्फ जमशेदपुर में है। हाँ। ईओ जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हमारा नगर परिषद में है और नगर निगम में असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर है। अच्छा। क्योंकि नगर निगम में हेड होते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर, तो अच्छा। उनके नीचे हम लोग होते हैं। और नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही हेड होते हैं जो हम लोग होंगे। अच्छा। और नगर पंचायत में भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही हेड होते हैं। अच्छा। तो ये सारा कुछ है। और नगर निगम में जो काम होता है, जैसे साफ सफाई मेन इसका है, वाटर सप्लाई है और नक्शा पास होता है, ये हम लोग देखते हैं। आवास योजना अर्बन का जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये देखते हैं। और जुडको का जो अभी पाइपलाइन, वाटर सप्लाई, वाटर कनेक्शन, फिर इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्वायत्त संस्थान है, दैट मीन्स इंटरनल रेवेन्यू, इसका अपना रेवेन्यू कलेक्शन होता है यूएलबी का। और उस मद में जो पैसे आते हैं वो हम लोग अपने हिसाब से जैसा हम लोग को ठीक लगे खर्च कर सकते, जिधर हम लोग को अच्छा लगे या लगे कि खर्च करना चाहिए, उधर हम लोग खर्च कर सकते हैं उस पैसे को। और ये बहुत अच्छा चीज माना जाता है इसमें कि इसका अपना इंटरनल रेवेन्यू है, सोर्स है। इस सोर्स को जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं एज अ ईओ और एएमसी। और इसी से फिर हम लोग यूएलबी को भी चलाते हैं, इसके कर्मी को सारे को ये पेमेंट वगैरह करते हैं। कुछ मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब भी बनता है। और कुछ योजनाएं जैसे अमृत योजना, स्मार्ट सिटीज, ये सब पर काम चल रहा है अभी। तो ये सारा कुछ हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया। अच्छा, तो एक प्रकार से आपके काम में मुझे लगता है काफी चार्म है। और हाँ है, बहुत अच्छा है। और सच पूछिए तो आप मतलब एकदम पब्लिक के लिए डायरेक्ट उसके मतलब स्वास्थ्य, सफाई और उसके जीवन को बहुत ऊंचा उठाने का काम आप लोग का विशेष जिम्मेदारी के साथ है। जी जी। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? कुछ प्रियंका जी, आप अभी स्टूडेंट को ये बताइए कि वो लोग फाइनली रिजल्ट सब पास करें, इसके लिए आपके विचार से उन्हें क्या स्पेशल करना है, कुछ टिप्स आप दे दीजिए सब स्टूडेंट्स को। मुझे सबसे पहले लगता है कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को। अगर हम लोग डिसिप्लिन वे में तैयारी नहीं करें तो कहीं ना कहीं कसर रह जाती है। अगर 10 दिन पढ़े और 5 दिन छोड़ दे, इट्स नॉट गुड। और हर दिन एक दिन 24 घंटा पढ़े, दूसरा दिन छोड़ दे, इट्स नॉट गुड। डिसिप्लिन लाइफ को कर देना है, सेट कर देना है कि इतने देर हम लोग
पढ़ाई करेंगे, कुछ देर अपना एंटरटेनमेंट करने का जो भी है, और एग्जाम जब नजदीक आ जाए तो फुल्ली फोकस्ड होके एक एग्जाम को लेकर ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होता है। हाँ, और सेल्फ मोटिवेट रहना भी जरूरी है, और दूसरी चीज की हेल्थ बहुत जरूरी है। अच्छा 6 to 7 आवर, हाँ 6 to 7 आवर का जो नींद है वो लेना बहुत जरूरी है। प्रॉपर डाइट, थोड़ा ख्याल रखना है अपना हेल्थ का, क्योंकि बहुत बार पढ़ते पढ़ते कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं, या हाँ, कुछ बीमारी ही हो जाती है तो दिक्कत आती है बाद में। हाँ। किन्हीं का क्वेश्चन? किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? मैडम नमस्कार, मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन है मैडम, सभी पेपर मिला के लगभग 17 क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, 4-4 इसमें और 5 उसमें। तो क्या मेंस लिखने के बाद, मीन्स ये पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे आप बता पाएंगे शायद, क्योंकि मैं 17 क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि सभी क्वेश्चन बहुत एक्सीलेंट हो रहा है, या 2-4 क्वेश्चन एवरेज भी जा रहा है तो सिलेक्शन होने का चांसेस है? बिल्कुल ये होता है। 17 आउट ऑफ 17 आप एक्सेलेंट नहीं लिख पाएंगे, उसमें एक्सेलेंट आपका 5 से 6 क्वेश्चन ही जाएगा। वेरी गुड में जाएगा 4-5 क्वेश्चन, गुड में जाएगा 2-3 क्वेश्चन, बाकी एवरेज रह जाएंगे। तो ये तो कॉमन सी बात है, और ये ऐसा होता है, ऐसा ही होगा, क्योंकि कितना भी आप पढ़ ले तो कुछ ही क्वेश्चंस को आप एक्सेलेंस लिख सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं। थैंक यू मैडम। और कोशिश करना है कि अपने हिसाब से आप बेस्ट लिखें। हाँ, हम ट्राई करते हैं, जो क्वेश्चन लगता है कि हेजिटेट हो रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, उसे भी हम अपने तरफ से बेस्ट देते हैं। लेकिन वो हो सकता है कि दूसरों से थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि आपका उसमें नॉलेज कम था, आपके पास उसमें कंटेंट कम था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन एक्सीलेंट लिखे तो ही सिलेक्शन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा प्रियंका जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे जहां पर ऑप्शन रहता है कि एक मतलब कोई क्वेश्चन दो में से कोई एक लिखना है, तो वैसा में स्टूडेंट को किस टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए उसे? मैम दो क्वेश्चन है, और ऐसा भी हुआ कि दोनों क्वेश्चन जान रहे हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन को चूज करिए जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आप जिस क्वेश्चन को आप ज्यादा अच्छे से समझे हुए हैं, और जिस क्वेश्चन को आपको ज्यादा इजी लग रहा हो, वही क्वेश्चन चूज करना चाहिए, क्योंकि जिसमें ज्यादा कंटेंट रहेगा मार्क्स उसी में मिलेगा। ज्यादा कंटेंट का मतलब है कि उसको हम लोगों को कवर करना है पूरी तरह से। ऐसा भी कभी कभी होता है कि कोई क्वेश्चन जैसे कंपेयर में कोई इजी है और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है ना? कुछ ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई थोड़ा इजी है जिसको लगभग सारे स्टूडेंट लिख सकते हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन है कि जो इसका स्पेशल तैयारी किए हैं वो लिख सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन में किसको सेलेक्ट करना ज्यादा बेस्ट होगा, जो सबको लिख सकते हैं या जो कुछ खास लोग लिख सकते हैं? मैम मुझे लगता है कि ये टीचर की मेंटालिटी पर डिपेंड कर जाता है कि आखिर टीचर किस तरह से सोचते हैं। अगर उन्हें कंटेंट पसंद है तो वो मार्क्स देंगे सभी बच्चे को, और जो बच्चा हार्ड क्वेश्चन चूज किया है और कम कंटेंट लिख दिया है उससे तो मार्क्स कट जाएगी उसकी। लेकिन अगर टीचर की मेंटालिटी है कि नहीं, बच्चा हार्ड क्वेश्चन पकड़ा है, सारे बच्चे इजी क्वेश्चन पकड़े हैं, तो हो सकता है मार्क्स थोड़ा 2 मार्क्स बढ़ा दे। पर ये टोटली हमको लगता है कि टीचर के मेंटालिटी पर जाता है ये। नहीं, एक जैसे है ना कि पॉलिटी में मूलभूत ढांचा से संबंधित क्वेश्चन आया हो और दूसरी तरफ शॉर्ट नोट्स आया हो, तो उसमें अगर स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स चूज करते हैं तो उसमें क्या मतलब आपको क्या लगता है मार्क्स किस प्रकार आएगा? मूलभूत ढांचे वाले को ज्यादा अच्छा आएगा या शॉर्ट नोट्स वाले को? हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, फिर से एक बार बोलेंगे मैम? हाँ, ये जो जैसे कि पॉलिटी में क्वेश्चन आया था, जैसे आता है मूलभूत ढांचा, ठीक है, मूलभूत ढांचा से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है और कुछ PIL से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है,
तो किसको स्टूडेंट को चूज करना चाहिए, मूलभूत ढांचा वाले या PIL वाले या कुछ उसी के कंपेयर में? अगर शॉर्ट नोट्स आ रहा है तो किसको चूज करना चाहिए तीनों में आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि अगर आप मूल ढांचा को बहुत अच्छे से समझे हैं और बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं उसके हर डायमेंशन को, मूल ढांचा कहाँ से आया, क्यों जरूरत पड़ा, कैसे कैसे आया और कितना इम्पोर्टेंट है, और कुछ केसेस अगर मूल ढांचा में हमें याद है तो हम उसे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और PIL में अगर आप बहुत अच्छे से PIL को कवर कर ले रहे हैं, उसमें करंट कुछ इवेंट डाल दे रहे हैं कि PIL में इसका रिजल्ट ये हुआ था, उससे हम लोग कनेक्ट कर ले। मतलब PIL तो अगर हम लोग करंट का कुछ नहीं डाले तो वो इफेक्टिव कैसे होगा? हाँ। तो PIL में जो डिमांड है अगर उसको पूरा कर रहे हैं तो ठीक है, और मूल ढांचा को जो डिमांड है उसे पूरा कर रहे हैं तो ये सही है। तो वही है कि क्वेश्चन पर डिपेंड कर जाता है। अगर आपके पास कंटेंट है, हाँ कंटेंट है और उस क्वेश्चन को वो डिमांड को पूरा कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को चूज करना है। अच्छा। इजी और हार्ड से मतलब नहीं है, आपको क्या आ रहा है उससे मतलब। हमें जो आ रहा है जिसमें हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं वो क्वेश्चन को हमको लगता है चूज करना चाहिए। अच्छा, एक प्रियंका जी और बताइए कि एग्जाम से 10 दिन पहले स्टूडेंट को अपना स्पेशल केयर करना चाहिए ताकि वो एग्जाम में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाए, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहा है 2-2 सिटिंग में हो रहा है और लगातार आपको 6-6 घंटा लिखना है, तो वैसी परिस्थिति में स्टूडेंट को कैसे मेंटली 10 दिन पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए? सबसे पहले जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो ही रिवाइज करना चाहिए, और 10 दिन या 20 दिन रिवीजन का डे होता है। ज्यादा हम लोग नया चीज पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा ओवरफ्लो करेगा और टेंशन भी बढ़ जाता है, थोड़ा प्रेशराइज हम लोग हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता ही है। तो प्रेशर को डील करने का तरीका है कि आप नींद अच्छे से लें, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन में ये मत सोचे कि एक दिन में सब पढ़ लेना है या इतना कर लेना है। टारगेट रखें, नहीं पूरा हो नो इशू, नींद पूरे अच्छे से लें, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारे पावर को घटाने लगता है। तो ऐसा ना हो एग्जाम में हम लोग परफॉर्म कम कर पाएंगे। और ऐसा होता भी है कि एग्जाम में हम लोग जाके बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो भूलने के कारण स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नींद जरूरी है, प्लस रिवीजन, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, लास्ट 10 डेज क्या उसको राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आप लास्ट आवर में लिखने का मतलब क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? मैम लास्ट आवर में कुछ टेस्ट सीरीज मैंने दिया था रेनिशा में ही, और टेस्ट सीरीज ही दी थी क्योंकि रिवीजन में ही सारा टाइम चला जा रहा था, तो ज्यादा लिख तो नहीं रही थी। वही टेस्ट में जो 2 घंटे 3 घंटे लिखती थी बस। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि मतलब लास्ट आवर में लिखे कितना घंटे, क्योंकि रिवीजन भी आपको करना है। हाँ, की जरूरत नहीं है मैम ज्यादा रिवीजन, क्योंकि दिमाग में कंटेंट होगा तो वहां निकल जाएगा, और दिमाग में कंटेंट नहीं होगा तो फिर हाथ रुक जाएगा। हाँ ठीक। और किन्हीं का क्वेश्चन प्रियंका मैम से? प्रियंका जी, आप स्टूडेंट लोग को इतना अच्छा आप सजेस्ट की, मुझे लगता है कि सब लोग अगर इसको एक्सेप्ट करें और अपने लाइफ में उतारें तो नेक्स्ट ऑफिसर इन्हीं में से सब बनेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बन जाए और जिनका जितना मेहनत हो उतना सबको मार्क्स मिले, और अपना जो भी अभी तक उन्हें अपना स्ट्रेटजी में जो भी गलत या कुछ भी सही करना हो तो वो कर सकते हैं आपके इतने अच्छे मोटिवेशनल सपोर्ट से। और हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप जब जरूरत हो स्टूडेंट को आए और अपना कीमती सुझाव सबको दें, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप बेहतर ट्रेनिंग कीजिए, बेहतर ऑफिसर बनिए और ऊंचाइयों पर जाइए। आपका सपना UPSC में भी है, उसको भी क्रैक कीजिए। थैंक यू मैम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब जो समय दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है प्रियंका जी।
आप सब स्टूडेंट्स प्रियंका जी का सब सुने, वो जो भी बताए आप लोग सभी सुने, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अपना स्ट्रेटजी में उतारिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और इसको बेहतर से बेहतर राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए, जिससे आपका लाइफ अच्छा हो और आप जल्द से जल्द ऑफिसर बने। जब भी एग्जाम हो आप कॉन्फिडेंट के साथ जाएं, ये हम लोग ऐसा आशा रखते हैं, और भविष्य में इस तरह का नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग जरूर आए और क्वेश्चन अपना तैयार करके आए। ठीक है, थैंक यू, आप सभी को गुड नाइट।